Bismillahirrahmanirrahim. We have started the topic of classification of research, and the classification or of research is done on the four different parameters or dimensions, in which we have already studied about the purpose of doing research. In this lesson, we are going to learn about the uses of research and the third dimension, time handling. First factor on which research is classified is the purpose of doing research. Second factor on which research is classified is the uses of research. The third parameter on which the research classification is done on the basis of time handling. First, we have covered in previous lesson, and now we are going to learn about the uses of research and the time handling. Let's start the uses of research. On the basis of the uses of research, research is categorized into two major groups: basic research and applied research. Some researchers focus on using research to advance the knowledge, whereas other researchers use it to solve specific problems. So, the use of research on its basis, we have divided research into basic and applied research. With basic research is the type of research that may have limited direct applications and is mostly conducted for the purpose of acquiring knowledge. हम बेसिक रिसर्च क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन होती हैं डायरेक्ट एप्लीकेशंस पे. And why we are doing research? Because we want to acquire, we want to enhance the knowledge. So this type is known as basic knowledge, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन नहीं करते, हम knowledge enhancement करते हैं. And it is also categorized as fundamental or pure research. In this category, scientists driven curiosity or interest into a scientific question. And basically we want to expand man's knowledge. हम human being का knowledge enhance करना चाहते हैं. expansion of knowledge के लिए हम क्या करें? हम knowledge acquirement करें, हम basic research करें. हम कोई चीज़ ना create करने जा रहे, ना invent करने जा रहे, but हमारा मकसद क्या है? We want to enhance the knowledge. ठीक है? There is no direct commercial value to the discoveries that result from our basic research. हमने बेसिकली क्या होता है, कुछ थ्योरीज को, कुछ फैक्ट्स को हाईलाइट करना होता है जो ऑलरेडी मौजूद हैं, बट दे आर नॉट इन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है? सो बेसिक रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. लेकिन क्या होनी चाहिए इसमें? बेसिक पर्पस क्या है कि ये प्योर रिसर्च है, इसमें एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है, इसमें ना तो कोई इन्वेंशन है ना कोई क्रिएशन है, बट व्हाट इज दैट? वी वांट टू नो द बेसिक फैक्ट्स. ठीक है? हिडन फैक्ट्स दैट आर नॉट इन ह्यूमन ऑब्जर्वेशन बिफोर दैट. फाइन. और मोस्ट कॉमन रिसर्च इसमें कौन सी है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, खोल के बयान करते हैं. कॉजेज और रिलेशंस की हमने बात की थी कि हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं उसमें. अब बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च. ठीक है? इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट अब हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं. हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन? यूनिवर्स का आगाज कैसे हुआ? अब आज के दौर के इंसान को अगर उसके बारे में कुछ जानना है तो वो हिस्ट्री को, फैक्ट्स को, हिस्टोरिकल साइंस फैक्ट्स को स्टडी करेगा. ठीक है? इसमें कोई क्रिएशन या इन्वेंशन नहीं होगी. व्हाट आर प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो कैसे बनते हैं? वो कैसे बने? वो काम कैसे करते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. हाउ डज द मेमोरी सिस्टम वर्क? हमारी याददाश्त कैसे काम करती है? लोग चीज़ें याद कैसे करते हैं? चीज़ें सीखते कैसे हैं? लोग कैसे लैंग्वेज सीख लेते हैं? लैंग्वेज में बोल कैसे सकते हैं? लैंग्वेज बनी कैसे? फाइन. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ योर बेसिक रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं? न्यू आइडियाज़ को, प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को जनरेट करते हैं. ठीक है? जो कि हो सकता है कि फौरी तौर पे यूटिलाइज ना की जा सके, बट इन कमिंग फ्यूचर, इन कमिंग टाइम में, कमिंग एरिया में, टाइम फ्रेम में उसको इस्तेमाल किया जाए, जो कि किसी भी तरह की मॉडर्न प्रोग्रेस की फाउंडेशन का काम कर सके.
ठीक है. Today's computers could not exist without the pure research in mathematics conducted over a century ago. आज जिन कंप्यूटर्स को बना के हम हेल्प ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम उसमें से क्रिएशन करें चीज़ों की, इसके बारे में जो प्योर रिसर्च मैथमेटिक्स में 1 साल पहले की गई है. सो 1 साल पहले जो रिसर्च हुई है उसका इमिजिएटली तो बेनिफिट नहीं हुआ, बट इट वाज अ फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. ठीक है. सो this is known as your basic research, in which we are going to learn about the basic facts, we are going to learn about the theories, new algorithms, new principles, but we are not applying something. ठीक है, हम application नहीं कर रहे. When we are talking about the second group, that is applied research, as you can understand from the name, it is designed to solve practical problems of the modern world. Basic research, facts find करना, explain करना research को. Applied research क्या है? Practical problems का solution देना. It is not the acquirement of knowledge for the knowledge sake only, but actually we are going to give something to the audience for the humanity, for the social need, for the society need. ठीक है. It is intended to bring about some direct benefit to humankind. Examples of applied research are improve agricultural crop production, treat or cure a specific disease, improve the energy efficiency of homes, offices, or modes of transportation. This is what are the examples of applied research कि आप agriculture crop जो है उसको enhance कैसे करते हैं. आप उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, अगर इसमें फॉर एग्जांपल आप इसको सर्च आउट करते हैं कि दिस सॉइल इज़ नॉट गुड, इस सॉइल में अगर इसमें इंग्रेडिएंट 1 2 3 4 5 चीज़ें डाल दी जाए तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग इसके न्यूट्रिएंट्स में इजाफा करके इसकी एग्रीकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं. वाटरिंग सिस्टम इज़ नॉट गुड, आप उसके लिए कोई मशीन बना दें कि इतने टाइम स्पैन और इंटरवल के बाद मशीन खुद से पंप को ऑन करे और पानी आ जाए, पंप को ऑफ करे पानी बन जाए. सो दीज आर द एग्जांपल हाउ वी कैन improve the agricultural crop production and other things. The gray zone, this is a topic in which we basically are want the distinction between basic and applied research, but it is not always clear. बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में कॉन्फ्यूजन है, या टू समहाउ उसमें कॉन्फ्यूजन होती है कि हम दोनों में फर्क नहीं कर पाते. इट समटाइम्स डिपेंड्स ऑन योर परस्पेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अब ग्रे जोन क्या होता है कि व्हेन देयर इज नो डिफरेंस इज क्लियर, तो फिर हम उसी प्रॉब्लम्स को, उन एप्लीकेशंस को जो है ग्रे जोन में डाल देते हैं. इसमें क्या होता है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिसर्च. अगर आपका प्रैक्टिकल यूजेज जो है, इफ इट इज अ फ्यू इयर्स अवे, अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर अंदर इसको प्रैक्टिकली यूज कर लेंगे, तो देन डेफिनेटली इट विल बी कंसीडर्ड एज योर अप्लाइड रिसर्च. If a practical use is still 20 to 50 years away, then the work is somewhat applied and somewhat basic in nature. ठीक है. अगर तो कुछ सालों में आपका यूजेज जो है वो क्लियर हो जाएगा, then this is your purely applied research. And if the practical usage is still 20 to 50 years away, then the work is somewhat applied and somewhat basic in nature. And the third type is if practical use cannot be envisioned in the foreseeable future. यानी इसका मतलब ये है कि करीब करीब के दौर में आपका प्रैक्टिकल यूजेज जो है वो फॉर श्योर हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें लग नहीं रहा कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं ये आइंदा 50 इयर्स के अंदर इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, देन दैट रिसर्च इज़ प्योरली बेसिक रिसर्च. अगर ग्रे जोन क्या होता है कि इसमें आपने डिस्टिंक्शन करनी है बिटवीन अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च. उसके लिए हमने 3 चीज़ें देखी हैं. अगर करीब फ्यू इयर्स अवे है, अप्लाइड है.
20 से 50 के दरमियान में है तो ये डिपेंड करेगा, ये हो सकता है कि समवट अप्लाइड हो, समवट बेसिक हो। अगर वो मोर देन 50 ईयर्स यानी करीब करीब के फोरसीएबल फ्यूचर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रैक्टिकल यूजेज जो है वो क्लियर नज़र नहीं आता, देन दैट विल बी योर basic research. For example, a fair amount of research has been underway on developing fusion reactors to provide a controlled energy source for cities. ये वो उस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं कि वो ग्रे जोन में है, कि जिसमें हमें करीब में आइडिया नहीं है, समवट आपके वो अप्लाइड हैं और समवट आपके बेसिक हैं. There is a clear applied goal to this work, yet there are so many technical obstacles to overcome that it may be another 30 to 50 years before we see a functional fusion reactor in use. हम इसको प्रैक्टिकली बना तो लेंगे, लेकिन और बहुत सारी हर्डल्स हो सकती हैं कि वो 30 से 50 साल में बनता हुआ नजर नहीं आता. So, the development of fusion energy could be regarded as both basic and applied research. आप कोई ऐसी थ्योरी दे दें कि फॉर एग्जांपल ये है कि हम आज से पहले जब तक प्लेन्स नहीं थे या जो भी था, सो वी कैन नॉट, वी वर रियली इमेजिनिंग थिंकिंग कि हम इतना उड़ के इतने, आज आप एक प्लेस पे हैं, कल आप दूसरी प्लेस पे हैं, आपके लिए इतना आसान होगा टू रीच एवरीवेयर. सो बट नाउ दिस इज पॉसिबल, बट ऐसी थ्योरी जो कि अभी करीब भी फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेड होती नजर नहीं आ रही, वो ग्रे जोन में कंसीडर की जाती है. The third parameter of research classification is time handling. With respect to time handling, there are two broad categories of research: cross sectional research and longitudinal research. इससे पहले हमने पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च की बेस पे क्लासिफिकेशन सीखी है, एंड द सेकेंड फैक्टर वाज बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, जो कि हमने यूजेस ऑफ रिसर्च की बेसिस पे सीखा है. द थर्ड टाइप इज time handling. Cross sectional research and longitudinal research categories are on the basis of time handling. Cross sectional research includes, this is a research in which researcher observe at one point in time. ठीक है, वो रिसर्चर्स क्या करते हैं, एक पॉइंट को टाइम में ऑब्जर्व करते हैं. इट इज जनरली द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट कॉस्टली. ठीक है, कैनॉट कैप्चर द चेंजिंग प्रोसेसेस. बेसिकली इस रिसर्च में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. ये हो सकता है कि एक्सप्लोरेटरी हो, डिस्क्रिप्टिव हो या एक्सप्लेनेटरी हो, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के साथ. वाइल इट इज़ मोर सूटेबल अप्रोच, इट इज़ मोर सूटेबल फॉर डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपने डिटेल से हर पर्सपेक्टिव को बयान करना है. बट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपका जो रिसर्चर है एक ख़ास वक्त में ख़ास प्रोसेस को जो है एक ख़ास पॉइंट को एक्सप्लोर करता है. Examine features of people or other units at more than one time. अब आपके पास जो पहली चीज थी वो क्रॉस सेक्शनल थी, दूसरी आपके पास कैटेगरी है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है कि आप लोगों के डिफरेंट फीचर्स को या डिफरेंट यूनिट्स को एक से ज़्यादा बार एक्सप्लोर करें. फॉर एग्जांपल, आप लर्निंग स्टूडेंट्स के लर्निंग बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो आप उनका एक रिसर्च मेथड के कोर्स में एनालिसिस कर लें, एक उनके डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में एनालिसिस कर लें. तो क्या होगा कि द स्टूडेंट्स will give you the answers, will react, will show their features. तो आप उनको different courses के against जो है आप उन्हें explore कर सकते हैं. It is much more expensive and time consuming that than cross sectional but powerful. इससे ये होगा कि आपके रिजल्ट्स की अथेंटिकेशन तो बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन ये आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा. आपको बार बार, आपको एक से ज़्यादा दफ़ा अपने रिस्पोंडेंट्स को एक्सपेरिमेंट से गुजारना पड़ेगा. सो दैट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. फाइन. सो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च जो है इसकी 3 फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें इंक्लूडेड है टाइम सीरीज, पैनल एंड कोहोर्ट रिसर्च. टाइम सीरीज रिसर्च, पैनल रिसर्च एंड कोहोर्ट रिसर्च.
टाइम सीरीज में क्या होता है कि आपकी सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजारें, ठीक है। आपने जो स्टेबिलिटी आती है, यानी स्टेबल उनका बिहेवियर है या बिहेवियर में चेंज है, ठीक है, ऑफ द यूनिट्स एंड क्रैक ऑफ द यूनिट्स और कैन ट्रैक कंडीशंस ओवर टाइम। आप क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइम्स में उनके जो बिहेवियर की स्टेबिलिटी है या बिहेवियर का चेंज जो है वो आप उन्हें एग्जामिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you can track the characteristic of students registering in the course on research method over a period of 4 years। अब क्या होगा कि आप डिफरेंट टाइम में रिसर्च मेथड का एक कोर्स पढ़े हैं और आपने 4 years के लिए आप क्या करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। और आप उनकी किन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स को करते हैं, एज को करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि 4 साल रिसर्च मेथड के कोर्स के में पढ़ने वाले बच्चों का एनालिसिस करते हैं कि हर साल आपके पास आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जेनेरिकली उनका एज क्या होता है, क्या उसमें कोई स्टेबिलिटी है, क्या उसमें कोई चेंज है, क्या वो स्टैटिक हैं, क्या वो एनर्जेटिक हैं, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी उनके डिफरेंसेस ऑफ या स्टेबिलिटी और द चेंज ऑफ बिहेवियर को आप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। In panel study, you are going to observe exactly the same people, group, or organization across time periods. It is difficult to carry out, but tracking people over time is often difficult. इसमें जो पैनल स्टडी है उसमें फॉर एग्जांपल आप सब आप स्टूडेंट्स का एक 20 स्टूडेंट्स का 20 लर्नर्स का रिसर्चर्स का एक ग्रुप है। आप इन 20 लर्नर्स को पहले सेमेस्टर 1 में एग्जामिन करें, उसके बाद फिर इन्हीं को सेमेस्टर 4 में जाके एग्जामिन करें। सो इस टाइप की स्टडी को कहते हैं पैनल स्टडी। बट इसका डिफिकल्टी या प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ये है कि कुछ पीपल जो हैं, कुछ रिस्पोंडेंट जो जिन लोगों पे आप एक्सपेरिमेंट करें, समटाइम्स सम पीपल डाई, sometime left the studies, sometime people are not, we are unable to locate them। sometime ऐसा होता है कि आपने उनको ड्यूरिंग स्टडी और आफ्टर द स्टडी एग्जामिन करना है, तो आप उन सबको गैदर नहीं कर पाते, आप उनको इकट्ठा नहीं कर पाते। सो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज पैनल स्टडी, कि आप उसमें सेम रिस्पोंडेंट्स को डिफरेंट टाइमिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड आपके पास टाइप होती है कोहोर्ट एनालिसिस। इट इज सिमिलर टू पैनल स्टडी, बट रादर देन ऑब्जर्विंग द एग्जैक्ट सेम पीपल, अ कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर अ सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज स्टडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ये इट इज क्लोज, इट इज रेलिवेंट टू पैनल, लेकिन आप उसमें वही लोगों को दोबारा बार बार नहीं करते, आप उन लोगों को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं जो कि सेम लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे तमाम लोग जो 20 से 25 साल के दरमियान हैं करंटली, आप उनको ऑब्जर्व कर लें। फिर अगर आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें तो फिर आप अपना फैक्टर सेम रखें कि करंटली जो 20 से 25 साल के दरमियान है, आप उनके ऊपर रिसर्च कर लें। आप उन लोगों के ऊपर रिसर्च कर लें जो कि रिटायरमेंट के करीब हैं, आप उन लोगों के ऊपर रिसर्च कर लें क्योंकि वो सेम लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। आप उन लोगों को एक्सपीरियंस कर लें जिनकी 2020 में हायरिंग हुई है, जो 2020 में ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, आप उनको एक्सपेरिमेंट कर लें। समरी सो फॉर, अब तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में 3 पैरामीटर्स को स्टडी कर लिया है, जिसमें एक पहला है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, दूसरा है यूजेस ऑफ रिसर्च एंड तीसरा है टाइम हैंडलिंग। अब इसमें ये होगा, विद रिस्पेक्ट टू पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। With respect to use, it is divided, research is divided into basic research and applied research. With respect to time, it is divided into cross-sectional research or longitudinal research. So that was all for today. The fourth dimension and parameter will be in this under discussion in the upcoming lesson. Okay then, Allah Hafiz.